जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में डिफरेंट जानेंगे साथ में कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का क्या काम है, उप मंत्री का क्या काम है, इसका इन सारे के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और साथ में यह भी समझेंगे कि किस मंत्रालय मतलब किस राज्य में जो है कितने मंत्री होना चाहिए, हमारे पूरे देश में जो है मतलब लोकसभा में कितने मंत्री होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए सभी राज्यों के लिए। तो उन सारे के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आते हैं सबसे पहले मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर देखते हैं। तो इसका जो शुरुआत किया गया था मतलब विभाग में जो बंटवारा होगा कि शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए, गृह मंत्रालय होना चाहिए, विदेश मंत्रालय होना चाहिए। तो इसका जो बंटवारा हुआ था सबसे पहले 1861 में जो है पोर्टफोलियो सिस्टम के द्वारा जो है यह लाया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में लाया गया था। इसी में बताया गया था कि जो है बंटवारा होगा, मंत्रालय का जो है वह बंटवारा होगा, विभागीय बंटवारा होगा। तो इसी के अंतर्गत आया है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। तो यहाँ पर हम एक साइड मंत्रिमंडल बना लेते हैं और एक साइड मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल बना लेते हैं। तो ये हो गया मंत्री परिषद, इधर हम कर लेते हैं मंत्रिमंडल। इन दोनों के साथ हम फिगर के माध्यम से हैं, दोनों में डिफरेंट जान लेंगे। तो इन दोनों में क्या होता है कि एक बात दोनों में कॉमन रहता है, पीएम जो है वह दोनों में रहेगा कॉमन। इसमें भी पीएम रहेगा कॉमन और इसमें भी पीएम रहेगा, मंत्रिमंडल में भी पीएम रहेगा कॉमन। तो ये हो गया मंत्री परिषद, ये हो गया मंत्री परिषद और ये हो गया मंत्रिमंडल अंदर। अब देखते हैं मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में जो है डिफरेंट। तो मंत्री परिषद में जो होता है वो इसमें 4 प्रकार के मंत्री आता है। तो इसे हम सेपरेट वाइज देख लेते हैं, उसके बाद जो है सभी के बारे में हम डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है, सबसे पहला जो होता है ये होता है कैबिनेट मंत्री। दूसरा स्थान पर बात किया जाए तो दूसरा स्थान पर आता है राज्य मंत्री, मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य। और चौथा स्थान पर बात किया जाए तो इसमें आएगा उप मंत्री। अब हम इन चारों को देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और उप मंत्री को क्या होता है। इन सारे के बारे में हम काम भी देखते हैं। देखिए कैबिनेट मंत्री का काम क्या होता है कि यह किसी मंत्रालय का प्रमुख होता है। सबसे प्रमुख डिसीजन होता है जो भी मंत्रालय है, जैसे रेल मंत्रालय हो गया तो रेल मंत्रालय के जो प्रमुख है वो पीयूष गोयल है। तो जो भी निर्णय लेगा उसका अंतिम निर्णय किसका रहेगा, पीयूष गोयल का। जैसे गृह मंत्रालय हो गया तो गृह मंत्रालय का अंतिम निर्णय कौन करेगा, अमित शाह। उसका प्रमुख जो हो गया मतलब मेन जो होता है एक तरह से कौन हो गया, अमित शाह हो गया। तो जो भी मंत्रालय होगा उसका प्रमुख कौन रहता है, तो वो रहता है कैबिनेट मंत्री। तो हम समझ लिए कैबिनेट मंत्री जो होता है किसी मंत्रालय का प्रमुख होता है। इसके बाद दूसरा स्थान पर आता है कि राज्य मंत्री क्या होता है। तो राज्य मंत्री का तात्पर्य यहाँ पर आप लोग यह नहीं समझिएगा कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है अपना अपना एक मंत्री होगा। यह हो रहा है केंद्र लेवल पर बात। तो राज्य मंत्री एक ही होता है, लेकिन क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री जो होता है वो किसी मंत्रालय का प्रमुख होता है, वो जो है सारे निर्णय लेता है। लेकिन राज्य मंत्री जो है वो किसी मंत्रालय में जो विभाग होगा, जैसे क्या होगा कि शिक्षा मंत्रालय में विभाग होता है। देखिए हम यहाँ पर समझते हैं इसी एग्जाम्पल के जरिए। जैसे एक हो गया शिक्षा मंत्रालय में क्या होगा कि इसमें विभाग भी है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर भी विभाग होता है। जैसे 3 प्रकार के शिक्षा मंत्रालय के अंदर विभाग है। सबसे नीचे आता है प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय, फिर हो गया माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, फिर हो गया उच्च माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, फिर हो गया उच्च शिक्षा मंत्रालय। मतलब ये जो है शिक्षा मंत्रालय के अंदर भी विभाग होता है। तो उसका प्रमुख कौन होता है, जैसे किसी मंत्रालय के अंदर जो विभाग होता है उसका प्रमुख होता है राज्य मंत्री। जैसे शिक्षा मंत्रालय हो गया तो शिक्षा मंत्रालय के जो प्रमुख होगा वो तो होगा कैबिनेट मंत्री, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के अंदर जो विभाग है जैसे प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय हो गया, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय हो गया, यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो इसका प्रमुख कौन होगा, तो इसका प्रमुख होगा राज्य मंत्री। तो यहाँ पर देख लीजिए कि राज्य मंत्री किसका प्रमुख होता है, लेकिन यहाँ पर इसका भार जो कौन लेगा, इसका अंतिम निर्णय जो लेता है राज्य मंत्री। इसलिए किसी प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय है तो प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख होगा वो राज्य मंत्री होगा, राज्य मंत्री। उसका जो भी डिस्कस करेगा वो राज्य मंत्री, लेकिन अंतिम निर्णय किसका रहेगा, तो वो रहेगा कैबिनेट मंत्री का। क्योंकि इसके नीचे संबंध है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए कि प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख होगा राज्य मंत्री, लेकिन राज्य मंत्री अपने मंत्रालय का प्रमुख होगा, वहां पर डिसीजन भी लेगा राज्य मंत्री। लेकिन अगर अंतिम बात किया जाए मतलब सबसे फाइनल डिसीजन कौन लेगा, तो सबसे फाइनल डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट मंत्री लेता है। तो यहां पर समझ लीजिए कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री।
अब यहाँ पर तीसरा आता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, देखिए यहाँ पर अब इसके बारे में समझिए कि कहाँ से आया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद दिया गया, मान लीजिए कोई नया नया व्यक्ति आ रहा है मंत्रालय में, कोई नया नया व्यक्ति आया, लेकिन उसके अंदर बहुत दक्षता है, मतलब उसके अंदर क्षमता है कि वो प्रशासन को सही ढंग से चला सकता है। तो प्रधानमंत्री अपने जरिए जो है उसे मंत्रालय का प्रमुख बना देता है। और आप बोलिएगा कि इसे कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बना देता है। तो कैबिनेट मंत्री इसीलिए नहीं बनाता है कि कैबिनेट क्या उसके मंत्रालय में जो है एक तरह से भावनाहीन हो जाएगा, मतलब जो दुखी हो जाएगा, जितना भी मंत्री है उसमें क्या होगा कि हीनता का भावना आ जाएगा कि इस यह जो है नया में आया है व्यक्ति, हम लोग 20 साल से यहाँ मंत्रालय में काम कर रहे हैं तो हम लोग को कैबिनेट मंत्री बना ही नहीं रहा है, और जो व्यक्ति नया में आया है उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया है। तो इसीलिए जो है इसे स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना देता है, आदि बना देता है। तो अब हम समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का काम भी क्या होता है कि किसी मंत्रालय के विभाग का वो भी प्रमुख होता है। सीएम होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सीएम होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है राज्य मंत्री, तो ये दोनों का क्या है मिल रहा है। तो राज्य मंत्री का जो भी काम होगा वो राज्य मंत्री, दोनों क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का काम होगा। लेकिन यहाँ पर लग गया है स्वतंत्र प्रभार, तो क्या होगा कि राज्य मंत्री का प्रमुख था कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री का प्रमुख कौन था? कैबिनेट मंत्री। प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय का जो भी कार्य करेगा उसका प्रमुख कौन होगा? सॉरी एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री किसी विभाग का प्रमुख होता है, तो वो जो है मंत्री, उसका अंतिम निर्णय कौन कर रहा है? कैबिनेट मंत्री करता है। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? वो भी किसी विभाग का, किसी मंत्रालय के विभाग का प्रमुख होता है, लेकिन उस पर जो है कैबिनेट मंत्री का कोई दायरा नहीं रहता है। उस विभाग में जो होता है वह स्वयं प्राथमिक पूरा निर्णय ले सकता है। तो मतलब क्या होगा कि उस पर कोई भार नहीं रहेगा। इसीलिए जो है यहाँ पर बनाया गया है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कि वो स्वतंत्र है, किसी भी मंत्रालय के लिए जो है मंत्रालय के विभाग में जो प्रमुख होगा वो अपने ढंग से शासन को चला सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री उसमें देखा है कि यह जो व्यक्ति है इसमें दक्षता है, इसमें शासन करने का क्षमता है, ये अपने मन से शासन चला सकता है, तो मतलब ठीक से चला सकता है। तो इसीलिए जो है इसे छूट दे दिया गया है कि यह तो व्यक्ति तेज तराक है, तो यह अपने मन से शासन चला सकता है। तो इसीलिए इसका प्रमुख कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। लेकिन इसे जो है यह जो है प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का बैठक बुलाता है तो इसमें यह भाग नहीं लेता है। कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अधिकार पूर्वक भाग लेता है, क्योंकि इसका प्रमुख जो बनाया इसे कौन बनाया है? तो व्यवहार में जो आप देखिएगा तो कैबिनेट मंत्री को जो है वो प्रधानमंत्री बनाता है। तो इसीलिए यह जो है मंत्रिमंडल के बैठक में जो है अधिकारिता पूर्वक जो है यह भाग लेगा। लेकिन राज्य मंत्री भाग नहीं लेता है, क्योंकि इस तो निर्णय लेने नहीं करता था, यह भाग क्या लेगा, इसलिए भाग नहीं लेता है। लेकिन आप सोचिएगा कि राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार भाग लेता है कि नहीं लेता है? तो यह भाग लेगा कब? जब प्रधानमंत्री इसे बुलाएगा, मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को जो है प्रधानमंत्री बुलाएगा कि आपको भी भाग लेना है हमारे मंत्रिमंडल के बैठक में, तो यह भाग ले सकता है। अगर अन्यथा नहीं बुलाएगा तो यह भाग नहीं लेगा। अब समझते हैं उप मंत्री क्या होता है। तो उप मंत्री होता है राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जो है नीचे होता है। उप मंत्री का आप लोग जानते हैं कि जब यह नहीं रहेगा तो उसके जगह पर जो है यह काम करेगा। तो इतना समझ लिए हम। मंत्री परिषद में जो है 4 प्रकार के मंत्री आता है, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। अब यहाँ पर एक बार और आता है कि यह जो है बड़ी संस्था होता है। तो यह बड़ी संस्था होता है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है वो छोटी संस्था होता है, छोटा जो होता है मंडल होता है। तो यह क्या होता है एक तरह से जो कौन कौन आता है, तो अभी हम देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। मंत्रिमंडल में जो होता है यह छोटा आता है, इसमें पीएम तो दोनों में कॉमन है, इसमें इन दोनों में पीएम कॉमन है, इसमें केवल एक ही आएगा कैबिनेट मंत्री। लेकिन जो भी निर्णय लेता है वो मंत्रिमंडल लेता है। तो इसीलिए आप लोग व्यवहार में जानते होंगे कि मंत्रिमंडल ही जो काम अपना चला लेता है। तो इसमें क्या होता है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर हम देखे थे कौन कौन होता है कैबिनेट मंत्री। पीएम तो जानते हैं, तो पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री जो है किसी भी जो दरखास्त को, मतलब जो भी विधेयक आएगा उसका निर्णय ले लेता है। तो ये होता है छोटा, ये होता है बड़ा। तो यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि हमारे संविधान में जो है मंत्री परिषद का पद जो है
वो तो है निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का पद जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस पे एक आलोचना किया गया है कि मंत्री परिषद का जो पद निर्धारित है लेकिन मंत्रिमंडल का पद निर्धारित नहीं है। इससे क्या होगा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बैठक में जो वाद विवाद करेगा तो इससे क्या होगा कि डिस्टर्ब होगा। तो आप सोचिए किस प्रकार से डिस्टर्ब होगा। तो क्या होगा कि मतलब 10 की जगह 50 मंत्री आ जाएगा, तो क्या होगा कि 50 को जो है प्रधानमंत्री के बोलने का मतलब टाइम देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा जो एक तरह से खीसा है कि ज्यादा बवाली से मत खराब हो जाता है। तो इसी तरह इससे यह आलोचना किया गया है कि मंत्रिमंडल के पद भी जो है क्या होना चाहिए, एक तरह से निर्धारित होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब समझते हैं यहाँ पर मंत्री बनने की योग्यता क्या होगा, व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति जो है मंत्री बन सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मंत्री बनने की योग्यता क्या होता है। यहाँ पर देख लिए मंत्री बनने की योग्यता। तो मंत्री जो बनने की योग्यता होता है वो अगर व्यक्ति सांसद है तब। पहला बात जो है मंत्री केंद्र लेवल पर हम बात कर रहे हैं, राज्य लेवल पर यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। राज्य लेवल पर संसद हो जाएगा, विधायक हो जाएगा। केंद्र लेवल पर बात करेंगे तो सांसद हो जाएगा। व्यक्ति अगर सांसद है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है, नहीं तो उसे 6 माह के अंदर जो है सांसद बन सकता है। तो मतलब सांसद बनने की योग्यता, 2 व्यक्ति इस पद का जो है मतलब सीमा को पार कर रहा है, सीमा को उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति जो है वह मंत्री बन सकता है। मतलब क्या, जो ही व्यक्ति मंत्री बनेगा वो सांसद होना चाहिए या सांसद बनने की योग्यता रखना चाहिए। तो अब यहां पर सोचिएगा मंत्री बनाता कौन है। तो मंत्री तो बनाता है राष्ट्रपति, पद उसे देता है राष्ट्रपति, लेकिन जो है व्यवहार में जो है उसे प्रधानमंत्री के कहने पर जो है किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है। तो 6 महीना के लिए जो है बिना सांसद रहे भी 6 माह के लिए जो है किसी व्यक्ति को हम मंत्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ जाता है, किसी व्यक्ति को जो है हम 6 माह के लिए मंत्री बना देते हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री का कोई खास आदमी है तो उसे 6 माह के लिए जो है मंत्री बना देता है। अब बाद में क्या होगा कि उसे सांसद तो बनना पड़ेगा। तो सांसद 6 माह के अंदर उसे सांसद बनना पड़ेगा। अगर वो सांसद 6 महीना के अंदर नहीं है तो क्या होगा कि वह हट जाएगा। तो हट जाएगा तो प्रधानमंत्री क्या होगा कि उसका प्रधानमंत्री का वो खास आदमी है तो फिर से वो 6 माह के लिए जो है उसे मंत्री बना देगा। इसी तरह जो है 6 माह करके उसे मंत्री बनाते रहेगा। तो यह जो है यह नियम नहीं है। आप किसी व्यक्ति को जो है केवल 6 माह के लिए जो है एक ही बार जो है मंत्री बना सकते हैं। अगर वह 6 माह के अंदर जो है संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा, मतलब चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, तो वह जो है अपने आप हट जाएगा। उसके बाद जो है अब उस व्यक्ति को आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। बिना सांसद बने हुए उसे आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। यह प्रधानमंत्री के लिए था वागत। आप लोग समझिए कि किसी व्यक्ति को जो है 6 माह के लिए मंत्री बना सकता है लेकिन केवल एक ही बार। अब यहां पर समझ लीजिए कि मंत्री बनने की योग्यता। अब हम यहां पर बात करेंगे कि किस राज्य में जो है कितने मंत्री होना चाहिए। मतलब यूपी में कितना मंत्री होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में कितना मंत्री होना चाहिए, हमारे देश में जो है कितना मंत्री होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब हम समझते हैं कि संघीय मंत्री परिषद, मतलब केंद्र लेवल पर पहले समझ लेते हैं फिर हम राज्य लेवल पर समझेंगे। तो यहां पर समझते हैं कि संघीय मंत्री परिषद, इसमें जो होता है लोकसभा के सीट के हिसाब से, मतलब लोकसभा सीट के हिसाब से अधिकतम कितना होना चाहिए। तो अधिकतम जो है वो 15% होना चाहिए। अधिकतम 15% होना चाहिए। जितने भी सीट है हमारे लोकसभा में, उसका कितना होना चाहिए, 15% जो है मंत्री होना चाहिए। तो अभी मतलब 543 है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि कितना है, 543 है। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, अगर 100 से डिफाइन करेंगे तो इसका लगभग हो जाएगा 81 मान लीजिए। 81 पॉइंट कुछ आता है तो 81 मान लेते हैं। यहाँ पर हम 5 या 15 5 20 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 81 पॉइंट कुछ आ जाता है। तो लोकसभा में कितना मंत्री होना चाहिए, तो 81 मंत्री होना चाहिए। लेकिन मंत्री कौन, प्रधानमंत्री हम पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रधानमंत्री भी क्या होता है, एक मंत्री होता है, मतलब वो भी एक विधायक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि 80 मंत्री होगा और प्लस 1 पीएम होगा। तो लोकसभा में मतलब हमारे देश में कितना मंत्री होना चाहिए, तो 80, आप पीएम को अगर जोड़ देंगे तो हम यहाँ पर 81 मंत्री हो जाएगा। तो ये तो था संघीय मंत्री के लिए। अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम, न्यूनतम की बात यहाँ पर नहीं किया गया है। 1 मिनट,
अधिकतम कितना बात किया गया है कि 15%। संघ में मतलब केंद्र में जो है मंत्री अधिकतम 15% होना चाहिए लोकसभा के सीट के हिसाब से। तो यहाँ पर देख लिया कि 80+1 PM। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम के संघीय मतलब केंद्र में जो है कितने न्यूनतम मंत्री होना चाहिए, इसका अभी तक कोई व्याख्या नहीं किया गया है। तो ये तो था केंद्र लेवल पर। अब हम यहाँ पर समझते हैं राज्य लेवल पर कितना होना चाहिए मंत्री, न्यूनतम और अधिकतम। अब समझते हैं राज्य लेवल पे कितना होना चाहिए, मतलब प्रांतीय मंत्री कितना होना चाहिए। ये हो गया प्रांतीय मंत्री। तो वहां पर भी सीट के हिसाब से होगा प्रांतीय मंत्री। जैसे मतलब अधिकतम जो होगा यहाँ पर भी सीट के हिसाब से किस राज्य में मतलब कितना सीट है उसके हिसाब से जो है वहां पर मंत्री डिफाइंड होगा। तो अधिकतम कितना होगा, अधिकतम जो होगा यहाँ 15%। जैसे यूपी में, तो यूपी में 403 सीट है। तो यूपी में कितना हो गया, यूपी में 403 सीट है। तो यहाँ पर जो है अगर मंत्रिमंडल का 15% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर किया जाए तो कैलकुलेट होकर अगर निकलेगा तो यहाँ पर हम अभी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कम से कम 60 मंत्री। कितना आ जाएगा, तो 60 मंत्री। देखिए तो यूपी में अधिकतम कितना होना चाहिए, 60 मंत्री होना चाहिए। अगर अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर तो ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कितना सीट है, तो यहाँ पे जो है 60 सीट है। तो अगर 60 सीट के जो हम 15% करेंगे तो यहाँ पर हो गया 5 या 15 5 20 36 18 180 20 दूनो में 18। यहाँ पर आगे कितना, अरुणाचल प्रदेश में जो है अधिकतम 9 होना चाहिए। अधिकतम मतलब 9 होगा। अभी हम देखेंगे मिनिमम कितना होना चाहिए वो भी देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अगर हम सिक्किम के बात करेंगे, अगर सिक्किम के बात करते हैं, सिक्किम सीट है तो 32 सीट है। सिक्किम में 32 सीट है। तो यहाँ पर जो है अगर 15% 32 का निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 18 50 पूरा। अब इतना निकल गया तो यहाँ पर जो है कितने में हो जाएगा, अधिकतम जो है 5 सीट हो जाएगा। अगर हम इसी तरह गोवा के बात करेंगे, अगर गोवा में निकालेंगे हम सीट, तब गोवा में कितना आएगा, गोवा में जो है गोवा का सीट जो है यहाँ पर 40 सीट है। यहाँ पर हम 15% निकालेंगे तो 40 का जो 15% आ जाएगा 5 दूना 10 5 तिया 15 4 तिया 12, मतलब यहाँ पे 6 सीट आ जाता है। तो क्या होगा देखिए, मतलब इतना छोटा गोवा है लेकिन क्या 6 मंत्री से जो है गोवा में काम चल सकता है। देखिए आप लोग यहाँ पर सोचिए कि 6 मंत्री से क्या गोवा में काम चल सकता है। यहाँ पर 6 मंत्री है। यहाँ पर सिक्किम में जो है केवल 5 मंत्री है। सिक्किम में केवल 5 मंत्री से वहाँ पर देखिए आप सोचिएगा कि सिक्किम छोटा है सर, गोवा भी छोटा है, गोवा भी छोटा है, सिक्किम भी छोटा है, लेकिन यूपी बड़ा है। तो यूपी में 60 सीट है, मतलब 60 गो मंत्री होगा। चलिए ठीक है, गोवा यूपी बड़ा है तो वहाँ मंत्री भी बड़ा है, लेकिन गोवा छोटा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसका वहाँ पर जो है मंत्रालय नहीं होगा। गोवा में भी शिक्षा मंत्रालय होगा, गोवा में भी रेलवे मंत्रालय होगा। जितने भी मंत्रालय है उसमें जो है 1-2 का डिफरेंट होकर ना तो सब मंत्रालय होता है प्रत्येक राज्य में। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट हो जाएगा, मतलब 6 गो मंत्री से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 60 मंत्री है तो यहाँ पर कुछ काफी अच्छा काम चल रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में जो है मंत्रालय लगभग सेम रहता है। ना तो यूपी बड़ा है तो यूपी में 100 मंत्रालय होगा, गोवा छोटा है तो इसमें 10 गो मंत्रालय होगा, गोवा में भी उतना मंत्रालय होगा अगर 1-2 के बाद छोड़ दिया जाए तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। सिक्किम में 5 गो मंत्री है तो यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो यहाँ पर 9 गो मंत्री है। तो यहाँ पे एक डिसाइड किया गया कि यहाँ पर मिनिमम के बात किया भी जाए। केंद्र में तो मिनिमम का बात नहीं था, मिनिमम कितना मंत्री होना चाहिए, लेकिन अगर राज्य की बात किया जाए तो राज्य में मिनिमम मंत्री का बात किया गया था। तो अब हम इसे देखते हैं मिनिमम कितना होना चाहिए मंत्री। अब यहाँ पर समझते हैं कि मिनिमम जो होता है मंत्री, हम यहाँ पर राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो राज्य में मिनिमम मंत्री जो होता है किसी भी राज्य में जो है वो 12 मंत्री मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। 15 अधिकतम तो हम जानते हैं 15% वहाँ के सीट के हिसाब से। तो यूपी में तो ठीक ठाक था, बिहार में भी ठीक रहेगा। जिस राज्य में अगर सीट कम है तो वहाँ पर क्या होगा कि मंत्री कम हो जाएगा। तो इसीलिए यह लाया गया कि वहाँ पर मिनिमम मंत्री भी का प्रावधान दिया गया कि 12 से मंत्री कम नहीं होगा। जैसे गोवा के बात किया जाए तो गोवा में कितना था, 40 सीट था।
तो 40 सीट के हिसाब से जो है तो वहाँ पर मंत्री बहुत कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 मंत्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में केवल 5 मंत्री था, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि मंत्री बहुत कम हो जाएगा, तो वहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 5 मंत्री था, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12 मंत्री होना चाहिए। अगर हम यूपी के बात करेंगे तो यूपी में कितना था, 60 मंत्री था, तो यहाँ पे क्या है 12 की बहुत ही अधिक है, तो वहाँ पर ठीक ठाक है। तो आप समझ लीजिए कि हम केंद्र में जो है मिनिमम मंत्री का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम मंत्री का प्रावधान था 15%, वहाँ के सीट के हिसाब से, मतलब 543 के सीट के हिसाब से हम जोड़ लिए, निकाल लिए थे। अब राज्य में भी वो राज्य के हिसाब से, राज्य के सीट के हिसाब से, जैसे यूपी में है 403 सीट, तो वहाँ उसका 15% में निकाल लेंगे। बिहार में है 243 सीट, उत्तराखंड में 60 सीट, गोवा में है 40 सीट, सिक्किम में 32 सीट, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे कि वहां का 15% कितना होना चाहिए अधिकतम। लेकिन राज्य में जो है, राज्य में वहां पर राज्य में जो है मिनिमम भी किया गया था कि मिनिमम 12 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्रालय तो बहुत ही सेम होता है। अगर यूपी में मंत्रालय उतना है तो यहाँ पर मंत्रालय उतना होगा, 1-2 कम छोड़ के, तो इसलिए क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा शासन चलाने में। इसलिए यहाँ पर मिनिमम प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी राज्य में जो है 12 से कम मंत्री नहीं होगा। इतना हम समझ लिए। तो अब हम देखते हैं आगे वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।